हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि एप्टीट्यूड 2022 जो जून 2023 में आपका सीएसआई या नेट एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी को इन्हांस करने के लिए मैं एप्टीट्यूड 2022 को डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जो है हमारा इवनिंग शिफ्ट का पीवाईक्यू चल रहा है और मॉर्निंग शिफ्ट की पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगुलर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर, 10 मीटर एंड 2 मीटर लेंथ, width and depth has an inlet with a flow rate of 1 meter cube per minute. If the empty pool take a 10-hour time to get completely filled with a leakage rate of 0.13 meter cube per minute, what is the approximate evaporation rate? देखिए कंडीशंस, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में इधर रखा है एक स्विमिंग पूल है जिसका इन्होंने डायमेंशन दे रखा 20 मीटर, 10 मीटर और 2 मीटर। उसके बाद बता रहे हैं इस स्विमिंग पूल को एक इनलेट के द्वारा भरा जाता है, मतलब एक पाइप के द्वारा उस स्विमिंग पूल को भरा जाता है जिसका फ्लो रेट जो है 1 मीटर क्यूब पर मिनट है। मतलब 1 मिनट में वो 1 मीटर क्यूब पानी दे रहा है। इफ द इम्पेटिपुल टेक, उस पाइप से 10 घंटे लगते हैं उस पुल को पूरा फिल होने में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो जो पाइप है उस पाइप में लीकेज भी है। लीकेज कितना है? 0.13 मीटर क्यूब पर मिनट। तो हमें बताना है कि इवापोरेशन रेट कितना होगा। देखिए पानी क्या होती है, कंटिन्यूसली इवापोरेट होती रहती है। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि आपको ये पता चल जाए कि 10 घंटे में कितना पानी आपका लॉस हुआ बाय द लीकेज और बाय द इवापोरेशन। अगर हम 10 घंटे तक लगातार 1 मीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से पाइप से पानी को दे रहे हैं तो 10 घंटे में जितना भी पानी आया और जितना वॉल्यूम है स्विमिंग पूल का, उन दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू लॉस ऑफ वाटर होगा। और लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे दो रीजन से हो रहा, एक लीकेज रेट से, एक इवापोरेशन से। तो लीकेज रेट से जितना हो रहा है उसको हम वहाँ से हटा देंगे तो जितना बच जाएगा वो आपका इवापोरेशन रेट से होने वाला लॉस ऑफ वाटर है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका डायमेंशन दे रखा 20, 10 और 2, मतलब 20, 10 और 2। तो अगर हम ये बताएं, पूछे कि वॉल्यूम ऑफ पूल कितना है, तो आपका होगा 20 × 10 × 2 मीटर क्यूब, मीन्स 20 × 2 40, 40 × 10 400 मीटर क्यूब। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द पूल। अब अगर हम इनलेट की बात करें तो रेट है आपका फ्लो रेट। हम देखते हैं क्या है, फ्लो रेट इक्वल टू 1 मीटर क्यूब अपॉन मिनट। इसका क्या मतलब है समझिए कि 1 मिनट में कितना, 1 मीटर क्यूब आपका वाटर निकलेगा। तो अगर हमें ये पूछना हो कि 400 कितने मिनट में फिल होगा, मीन्स 400 के लिए 1 मीटर क्यूब के लिए 1 मिनट है, तो 400 के लिए कितना होगा, तो 400 के लिए आपका होगा, मीटर क्यूब के लिए आपका 400 मिनट लगेगा इस इनलेट से, इस फ्लो रेट से। बट आपका लगा कितना है, टोटल मिनट कितना लगा है आपका, टोटल टाइम जो है वो कितना लगा है, 10 आवर। 10 आवर मीन्स 10 × 60 मीन्स 600 मिनट।
मीन्स आपका कितना लगा है, यहाँ पे देखिए आपका लगा है 600 मिनट, बट लगना चाहिए था 400 मिनट। तो मतलब कितना मिनट आपने एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे आपका 200 मिनट जो है वो आपका क्या लगा है, एक्स्ट्रा लगा है। या आप ये कह दो कि हाँ मतलब वही है, हमारा कहना है कि 600 मिनट आपका लगा और 400 में आप 400 मीटर क्यूब ले रहे हो, तो 600 मिनट में आप कितना पानी ले सकते हो, 600 मीटर क्यूब। 400 में 400 तो 600 में 600, क्योंकि 1 मिनट में 1 मीटर क्यूब है। अब यहाँ पे 600 मीटर क्यूब आप वाटर पुल में दे रहे हो, बट आपको ज़रूरत कितना है, सिर्फ आपको 400 की ही ज़रूरत है। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि जो लॉस ऑफ वाटर है उसके पीछे एक रीज़न आपका क्या था, लॉस ऑफ वाटर के पीछे रीज़न था लीकेज रेट। देखते हैं हम क्या हो रहा, लीकेज रेट जो है ये आपने यहाँ पे लिख रखा है 0.13 मीटर क्यूब बाई मिनट। मीन्स 1 मिनट में 0.13 मीटर क्यूब आप वाटर को लीकेज कर रहे हो, मतलब वाटर लॉस कर रहे हो। तो 600 मिनट में आप कितना लॉस करोगे, 0.13 इंटू 600, 13 6 जा 78.00 मीटर क्यूब आप लीकेज से क्या कर रहे हो, पानी को वेस्ट कर रहे हो, पानी का लॉस कर रहे हो। आपने टोटल कितना पानी दिया था, 600, जिसमें से 78 कहाँ से हो लीकेज हो रहा, कहाँ से लॉस हो रहा, लीकेज से। तो यहाँ पे 78 मीटर क्यूब को माइनस करो, ये आपका आएगा 520 मीटर क्यूब। अब 520 मीटर क्यूब होना चाहिए था वाटर 60 मिनट 10 घंटे में, बट आपको चाहिए था सिर्फ 400। तो अब कितना आपके पास डिफरेंस बन रहा है इन दोनों में, तो देखो 522 में से 400 को माइनस करो, दैट इज अ 122 मीटर क्यूब। तो दैट इज अ 122 मीटर क्यूब आपका क्या हुआ, आपका वाटर लॉस हुआ होगा ड्यू टू द इवापोरेशन, क्योंकि एक तो लीकेज रेट से चला गया, बट अब इतना वाटर बचा जो गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, इवापोरेशन से। तो 600 में आपका 122 मीटर क्यूब यूज हुआ है, तो एक में कितना होगा, 122/600 मीन्स 0.20 मीटर क्यूब बाई मिनट, and that is the evaporation rate। आप चाहे तो आप इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, लीकेज रेट प्लस इवापोरेशन रेट को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को मतलब लीकेज को और इवापोरेशन को ऐड कर दीजिए एज अ लॉस ऑफ वाटर, और आपको कितना लॉस ऑफ वाटर यहाँ पे हुआ है, तो 400 प्लस लीकेज रेट मतलब लीकेज से 78 प्लस इवापोरेशन से हमें पता नहीं है, और इक्वल टू 600। इन तीनों को आप इस तरह से सोल्व करके वहाँ से आप इवापोरेशन के लिए मतलब 122 आप वहाँ से निकाल लीजिए, देन वी गो विद द मतलब रेट निकालिए। रेट निकालने के लिए क्या है कि आप टाइम से डिवाइड कर दोगे। तो इस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, आप लोग ट्राई ही नहीं करते हो, बट दैट इज़ इजी। बट इसमें क्या था, स्टेप्स थे कि आप वॉल्यूम ऑफ पोल निकाल लीजिए, फिर टोटल टाइम निकालिए, फिर टोटल टाइम से पता कर लीजिए कितना वॉल्यूम वाटर यूज़ हुआ, मतलब यूज़ हुआ कितना वाटर यूज़ हुआ, कितना चाहिए था, कितने का लॉस हुआ, उस लॉस होने के पीछे कौन कौन से रीज़न थे, लीकेज रेट और इवापोरेशन रेट। लीकेज दे रखा था तो लीकेज दे रखा था, वहां से हमने लीकेज हटा दिया, जो बचा हुआ था दैट इज द इवापोरेशन ड्यू टू द मतलब लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू द इवापोरेशन, वहां से हमने इवापोरेशन रेट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान लगता है,
क्योंकि मैं ABCD पहले ही लिख लेता हूँ कॉपी में। बट यहाँ पे अब मैं पूरा ABCD नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखा है ALBERT, अल्बर्ट, रिटन एज BNEIWZ। दूसरा लिखा है ZEBRA, जेब्रा, रिटन एज AGEVF। तो देन MICHEL, माइकल कैसे रिटर्न होगा? देखिए, जब आप ABCD देखते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है A और +1 = B। उसी तरह यहाँ पे लिखा है Z, Z के बाद आपका आता है एक ऐड कर दो तो शुरुआत हो जाता है, मतलब A to Z और Z के बाद फिर A। मतलब M के बाद क्या आता है? तो M के में +1 करोगे तो M के बाद आता है N। N आपके पास 2 है, ये दोनों आपका एलिमिनेट हो गया सीधे सीधे। फिर यहाँ पे इन्होंने K और K ऐसे ही लिख रखा है, तो आप यहाँ पे K लिख दो। बट आप ये बताओ I के बाद K कितने स्टेप के बाद आता है? तो I के बाद अगर हम 2 ऐड करें तब आपका K आएगा। तो I, J और K। इसी तरह L के बाद M और N, M और N, A के जस्ट बाद B है। यहाँ पे क्या है? M और N। यहाँ पे B के बाद E कब आता है? मतलब B के बाद तीसरा डिजिट, मतलब तीसरा जो लेटर है वो है E। यहाँ पे E के बाद G जो है आपका दूसरा लेटर है, और B के बाद E, आपका B के बाद E और B के बाद E, ये आपका तीसरा लेटर है। मतलब C के बाद तीसरा लेटर आपका क्या होगा? तो C के बाद D, E और F। तो तीसरा लेटर आपका क्या होगा? F। यहाँ पे लिखा है N के D, D नहीं F। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो E के बाद, C के बाद आपका F, फिर H के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा? H के बाद आपका होगा L, E के बाद होगा आपका J और L के बाद होगा R। ये आप कैसे करोगे हम बताएं। यहाँ पे ये तीसरा लेटर होगा, उसके बाद ये चौथा लेटर होगा, ये पांचवा लेटर है, ये छठा लेटर है। क्योंकि ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये आपका चौथा पांचवा है। तो इस तरह से इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व किए जाते हैं। तो आप ट्राई कीजिए, बिकॉज PY वो जो एप्टीट्यूड होता है वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। एप्टीट्यूड रियल में बहुत ही ज़्यादा सरल होता है, बट आप ट्राई नहीं करते हो, दैट इज़ द रीज़न कि आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि अगर आप सुडोको खेलते हो तो बहुत ही आराम से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ABCD, लॉयर, डॉक्टर, टीचर, जर्नलिस्ट। 2 इन्फॉर्मेशन हो गए, एक ABCD, एक हो गया लॉयर, डॉक्टर, टीचर और जर्नलिस्ट। यहाँ पे दे रखा है टी, कॉफ़ी, लेमनाइड और मिल्क। ठीक है, ये इतनी चीज़ें दे रखी है, मतलब 3 इन्फॉर्मेशन है, 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशंस है। तो 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं, जो 2 इन्फॉर्मेशंस दे रखे हैं उसके हिसाब से कुछ बॉक्स बनाते हैं। ये आप तरीका सीख जाइए, जब तरीका सीख जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 2, मतलब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इस तरह का बॉक्स बनाते हैं। अभी आपको पता चलेगा क्यों बनाते हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि क्या क्या बेवरेज है हमारे पास। एक है टी, दूसरा है हमारा कॉफ़ी, तीसरा है हमारा लेमोनाइड, और फोर्थ है हमारा यहाँ पे मिल्क। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मतलब ये हो गया आपका
इधर हो गया आपका बेवरेज। अब यहाँ पे हम प्रोफेशन लिख लेंगे। प्रोफेशन में पहला आपका लॉ, दूसरा हो गया डॉक्टर, तीसरा हो गया टीचर और चौथा हो गया जर्नलिस्ट। अब इसके आगे का क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में पूछ रहा कि इफ नीदर अ लॉयर और नॉर द टीचर ड्रिंक द मिल्क, मतलब ना ही लायर और ना ही टीचर, क्या हमारा ना ही लायर और ना ही टीचर हमारा मिल्क पी रहा। जो नहीं पी रहा उसको इस तरह से क्रॉस लगा दीजिए। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगा। बी ड्रिंक कॉफी, डेफिनेटली बी जो है, ये आपका बी जो है, ये बंदा कॉफ़ी पीता है, सिर्फ कॉफ़ी पी रहा। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखिएगा, दे ड्रिंक एग्जैक्टली वन ईच ऑफ, मतलब हर एक इंसान इसमें से कोई एक ही चीज़ पिएगा। ठीक है। ए इज़ अ टीचर, ए आपका क्या है, यहाँ पे ए जो है वो टीचर है। एंड सी इज़ अ डॉक्टर, और सी जो है आपका डॉक्टर है। देखिए कैसे कैसे हम इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। एंड ड्रिंक टी, जो डॉक्टर है वह टी को ड्रिंक करता है, हमने टिक लगा दिया। हमने कहा था हर एक मतलब हर एक इंसान जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ पी सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है कि दे ड्रिंक एग्जैक्टली वन ईच, मतलब जो इंसान टी पिएगा वो बाकी चीज़ें नहीं पिएगा। मतलब इसमें से जो डॉक्टर है वो सिर्फ टी पी रहा, बाकी कुछ नहीं पी रहा। अब यहाँ पे देखिए मिल्क के केस में ये तीनों आपका कट लग गया, मतलब जनरलिस्ट जो है वो डेफिनेटली मिल्क ही पी रहा होगा। और अगर जनरलिस्ट डेफिनेटली मिल्क पी रहा होगा, मतलब जनरलिस्ट बाकी कुछ भी नहीं पिएगा। समझ में आया क्या हमने कहा कि जनरलिस्ट डेफिनेटली अगर क्या पी रहा है, मिल्क ही पी रहा है, तो हमारा बाकी चीज वो नहीं पिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा था नीदर लॉयर नॉर द टीचर ड्रिंक द मिल्क, दैट इज गुड। बी ड्रिंक कॉफी, बी। अब यहाँ पे देखिए जनरलिस्ट जो है वो आपका मिल्क पी चुका है, और यह ए और सी है, मतलब डेफिनेटली लॉ जो है, लायर जो है वह बी है, और बी जो है वो कॉफ़ी पी रहा, मतलब ये दोनों तो वो पिएगा नहीं, और ये अगर कॉफ़ी पी रहा मतलब डेफिनेटली टी जो है, मतलब डेफिनेट इसमें एक कंडीशन आपका यहाँ पे आ चुका है, इसलिए ये पूरा कट लगा दिया। यहाँ पे ये एक कंडीशन आ चुका है टी, तो टी जो है दूसरा कोई नहीं पिएगा, तो बच गया आपका लेमनॉट जो कि टीचर पी रहा। ये आपका फुल हो गया। मतलब क्या है कि ए बी सी इसको आप कर दीजिए डी। टी कौन पी रहा, टी आपका पी रहा डॉक्टर मीन्स सी। ये कौन पी रहा, टीचर मतलब ए। और मिल्क कौन पी रहा, जनरलिस्ट मतलब डी। इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा फिल हो गया। देन वी रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स कौन सा है। सबसे पहला है ए ड्रिंक लेमनॉड, ए ड्रिंक लेमनॉड, ये तो सही है, ये तो सही है। बी इज अ जर्नलिस्ट, बी कॉफी लॉ, बी जो है बंदा वो लॉ का है, जर्नलिस्ट नहीं है, मतलब यही जो सेंटेंस है दैट इज द फॉल्स। लॉयर ड्रिंक्स कॉफी, लॉयर ड्रिंक कॉफी, करेक्ट। और डी ड्रिंक मिल्क, डी ड्रिंक मिल्क, करेक्ट। अगर आप इस तरह से 3 डायमेंशनल डेटा को, 3 डाटा को एक साथ इस तरह के बॉक्स में अगर ला पाते हो तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस आप कभी भी गलत नहीं करोगे।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज द बेसिक trigonometry. An aircraft is approaching the airport from the line of sight. Distance is 10 kilometer to the landing point and currently the height of 5 kilometer. What is the elevation? यहाँ पे बस ये थोड़ा यहाँ पे ये वाली जो लाइन देखना है ना, ये देखना है। एयरपोर्ट फ्रॉम अ लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू द लैंडिंग पॉइंट। मतलब हम यहाँ पे हैं, यहाँ से ये सीधा होगा, इस पॉइंट के बीच की दूरी जो है आपका 5 किलोमीटर है। यहाँ से जो हम प्लेन को देख रहे हैं, ये जो है ये आपका 10 किलोमीटर होगा। डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर टू द लैंडिंग पॉइंट एंड इज करेंटली अ हाइट ऑफ द 5, क्योंकि लैंडिंग पॉइंट कौन सी है, यहाँ है। दैट इज द लैंडिंग पॉइंट, यहाँ से इसको लैंड करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ये हमें बताना है। डेफिनेटली ये हमारा क्या है, ए बी और सी, दैट इज अ 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री के एंगल का सामने वाला जो आर्म होता है दैट इज अ हाइपोटेन्यूज, एंड जो जिस पे थीटा बनता है दैट इज अ बेस, एंड जो बच गया वो हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका आएगा ये साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 5, और आपका बेस मतलब हाइपोटेन्यूज है 10, तो 5 टू ज़ा 10 इक्वल टू 1/2 मीन्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 1/2 की वैल्यू जो होती है वो थीटा मतलब 30 डिग्री के एंगल पे होती है, और साइन इनवर्स साइन की वैल्यू 1 होती है, मीन्स थीटा की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी। तो दैट 30 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन मैंने टिफर या गेट में सॉल्व करवाया था। सेम इसी तरह का क्वेश्चन वहाँ पे मैंने बताया था कि आप किस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू को बिना रटे याद कर सकते हो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देखिए, जनरल साइंस की वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पे लिखा है द ट्रिम कॉस्ट टू थर्ड एज मच एज अ हेयर कट बट ट्वाइस एज मच एज अ सेविंग। देखिए यहाँ पे भी एक बॉक्स टाइप का बनाइए। एक तो ट्रिम है, दूसरा आपके पास है कंडीशन जिसमें है हेयर कट, और तीसरा कंडीशन है जिसमें है आपका सेविंग। क्वेश्चन में बोल रहा कि द ट्रिम की कॉस्ट हेयर कट की कॉस्ट से 2/3 है। अब यहाँ पे है कि हम x मान के कर सकते हैं, बट जब भी हम एप्टीट्यूड करते हैं और अगर हम बायोलॉजी वाले हैं तो अब न्यूमेरिकल को कम करने के लिए हम लोग एक तरीका अपनाते हैं कि हम लोग शॉर्टकट में डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ही अज्यूम करते हैं। अगर हम हेयर कट 60 रुपीज़ माने, अगर हम लेट करें कि 60 रुपीज़ फॉर द हेयर कट, देन 2/3 मीन्स 2/3 of 60 means 40 is the for the trim। और अगर हम 40 ट्रिम के लिए मानते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि द ट्रिम कॉस्ट 2/3 एज मच एज अ हेयर कट बट ट्वाइस एज मच एज अ सेविंग। मतलब सेविंग जितना में हम सेविंग के लिए यूज हो मतलब पैसा यूज हो रहा उसका डबल यहाँ पे ट्रिम के लिए होगा। तो 40 का आधा कितना होगा 20, 40 का आधा होगा 20। अब आगे हम पढ़ते क्वेश्चन। आगे क्या इसमें बोल रहा, द मैन गेट्स ट्रिम 4 टाइम। ट्रिम कितनी टाइम है 4 टाइम। अगर 4 टाइम ट्रिम है तो कितना पैसा यूज हुआ होगा 160 रुपीज। एंड सेव वंस एवरी मंथ, यहाँ पे सेव वंस इन एवरी मंथ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज हेयर कट फॉर द कॉस्ट ऑफ द हेयर कट
frequency of his haircut for the cost of the haircut to be equal to that for shaving and trimming combined। मतलब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपका आ जाएगा 180 रुपीज़। इस 180 रुपीज़ में पर्सन जो है वो कितनी बार हेयर कट कराया होगा ये पूछ रहा है। तो अगर हम 60 से 180 को डिवाइड करते हैं तो आपका ये आता है 3। मीन्स तीन बार 3 टाइम उसने अपना हेयर कट करवाया होगा। ये कब हम लोग कब का ऐड कर रहे हैं, 1 मंथ का ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि ये इन्होंने क्या बोला है कि ट्रिम 4 टाइम इन एवरी मंथ, 1 मंथ में 4 टाइम, और सेविंग भी एक ही बार है 1 मंथ में ना, तो that 3 is also in a 1 month। Correct answer for this question is 3 times every month। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं हमारी वीडियो को आप लगातार देख रहे हैं और आप फिर से आए देखने तो थैंक यू फॉर कमिंग। बाय बाय।